बात करेंगे कुछ सियासत की कि कैसे मामलात होते हैं जिन पे सियासत होनी चाहिए और कुछ ऐसे मामलात होते हैं जिन पे सियासत नहीं होनी चाहिए। कोरोना वैक्सीनेशन हसास मामला है जिसको सियासत से कम दूर रखना दानिशमंदी का तकाजा है, मगर वफाक और सिंध सरकार आलमी वबा के मामले में भी एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियों से बाज नहीं आ रहे। अच्छा, वफाकी वज़ीर इत्तला फवाद चौधरी ने वफाकी काबीना के इजलास के बाद सिंध हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कराची और हैदराबाद वैक्सीनेशन पर भी सबसे पीछे हैं। उन्होंने क्या कहा, आपको वो सुना देते हैं। सिंध हमारा बहुत ही अहम सूबा है, बहुत बड़ी आबादी का मस्कन है, तो ये नहीं हो सकता कि हम बैठ के सिर्फ जो है वो शक्लें देखेंगे। सिंध हुकूमत है, उसको चाहिए कि वो अपने मामलात के ऊपर नजर डाले और अपने गिरबान में झांके और अपनी गवर्नेंस को कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश करे। वफाकी हुकूमत के इख्तियारात हैं कि वो सूबों को तवज्जो दिलाएं उनकी गवर्नेंस की तरफ। जी, ये तो आपने सुना है। साथ ही सिंध हुकूमत के जो तर्जुमान है मुर्तज़ा वहाब साहब, वो भी वफाकी हुकूमत पर लफ्ज़ी वार करते रहे। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि लॉकडाउन लगाने के फैसले को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। चंद लोगों ने इस पर सियासत चमकाने की कोशिश की है। अच्छा, मुर्तज़ा वहाब ने इल्ज़ाम लगाया कि PTI वाले लोगों को जो है वर्गलाते हैं और हुकूमत की पॉलिसीज़ को ये कहते हैं कि ना मानो। उन्होंने क्या कहा, आपको वो सुना देते हैं। वाले लोगों को वर्ते हैं कि हुकूमत की पॉलिसी को ना मानो, ना काम खुद करते हैं ना किसी और को करने देते हैं। लाहौर में सख्त फैसले करती है तो कोई एहतजाज नहीं करते वो लोग, वहाँ पर कोई मजदूर का ख्याल नहीं है। जब सिंध हुकूमत फैसला करती है तो ये लोग सियासत करते हैं। जिम्मेदार सियासी लीडर के तौर पर इनकी जिम्मेदारी है ये लोगों को उकसा रहे। अच्छा, ये तो मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। अब MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने भी कहा है कि कराची को बंद करने का फैसला दादू वाले नहीं करेंगे और वज़ीर आज़म आज ऐलान कर दें तो हम शहर खुलवा देंगे। और ताजर बरादरी के नुमाइंदों के साथ उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते उनका कहना था कि ताजर बरादरी हाँ करे तो उनके साथ मिलकर कारोबार खोलने को तैयार हैं। तो ये उनकी जानिब से मौक़िफ़ आया है, हम इस पर बात कर लेते हैं। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी और MQM के रहनुमा भी हैं अमीनुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनका मौक़िफ़ जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग अमीनुल हक साहब। अगर बात की जाए कोरोना की सख्त पाबंदियाँ अगर यूँ ही जारी रहती हैं तो क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लाहमल इख्तियार करती है और क्या तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर कोई अवामी एहतजाज भी किया जाएगा? ऐसा कोई प्लान है आपके पास? देखिए इकराम, मैं समझता हूं कि जब पिछले साल फरवरी के महीने में कोविड-19 का पहली दफ़ा इंकशाफ हुआ तो उसके फौरी बाद MQM पाकिस्तान तो वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के साथ खड़ी रही कि यस, आप कोरोना के हवाले से प्रिकॉशनरी मेजर ले। MQM एज ए ब्रॉड माइंड और तालीम याफ्ता सियासी जमात होने के नाते मुकम्मल आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन सिंध हुकूमत को अगर हम देखते चले आ रहे हैं तो उनकी हिकमत अमली गैर वाज़ा नज़र आ रही है। आपने देखा कि अगर आप दुनिया के चंद ममालिक को देख लें, भारत को देख लें, फिलिपाइन को देख लें, आप बांग्लादेश को देख लें, अगर वो कंप्लीट लॉकडाउन पे गए तो उनकी माशियत तबाह होती चली गई। MQM पाकिस्तान ने क्या कहा, वफाकी हुकूमत की जो पॉलिसी थी कि कंप्लीट लॉकडाउन के बजाय स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए। MQM पाकिस्तान बिल्कुल शुरू दिन से इस बात का मुतालबा करती चली आई है। अपने ताजिर अंजुमनों के साथ खड़ी रही, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ खड़ी रही और जो मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशन है ताजिरों को उनके साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ी रही कि आपको होना क्या चाहिए कि आप स्मार्ट लॉकडाउन करें और आप हॉट स्पॉट को, जो हॉट स्पॉट्स हैं उनको आप बंद करें। अगर किसी ब्लॉक के अंदर, किसी गली के अंदर, किसी मोहल्ले के अंदर कोई चीज़ें तो आप उसको आइसोलेट करके ख़त्म करें। और साथ साथ होना क्या चाहिए था, होना ही चाहिए था कि जब आप स्मार्ट लॉकडाउन, बल्कि आप अगर कंप्लीट लॉकडाउन का ऐलान करने जा रहे हैं तो आपको तस्वीर का दूसरा रुख भी देखना चाहिए। आपने सिर्फ और सिर्फ क्या कहा कि आप तमाम कंप्लीट लॉकडाउन इन कराची एंड हैदराबाद। आप मुझे बताएं कि डेली वेजेस पे काम करने वाला, आप मुझे बताएं जो कारपेंटर है, प्लम्बर है, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, छोटे छोटे ताजिर हैं, जो पिछले 1.5 साल से जो माशी तौर पे खत्म हो चुके थे, आपने अचानक आपने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया और उस जो सूबाई काबीना का इजलास हुआ आपने उनके लिए कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ऐलान नहीं किया कि उनकी बेहतरी के लिए क्या किया जा सकता है। होना क्या चाहिए था इकरार कि नंबर वन आपको यूटिलिटी बिल माफ करने का ऐलान करना चाहिए था। आपको जो छोटे छोटे ताजिर थे उनको सॉफ्ट लोन देने की बात करनी चाहिए थी। और साथ साथ कराची के पूरे पाकिस्तान को पता है कि जब भी सैलाब आता है तो बदीन है, छट्टा है, लाड़काना है, शिकारपुर है, खैरपुर है, इसको आफतज़दा करार देकर तमाम टैक्सेस माफ कर दिए जाते हैं। कराची और हैदराबाद में इतनी संगीन वबा है
तो कराची और हैदराबाद को आफाजदा क्यों नहीं करार दिया गया, बल्कि मामला इसका उलट रखा गया। आप ट्रस्ट में क्या हो रहा था, जिस दिन सूबाई काबीना ने जिसे कहते हैं कि कंप्लीट लॉकडाउन का ऐलान किया, उसी दिन चीफ मिनिस्टर हाउस में बड़ी गहमा गहमी थी, वहां पर ट्रांसफर पोस्टिंग की जा रही थी। वहां पे आप पिछले 5 दिन की चीजें उठा के देख ले, आप डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, एसएचओ को तब्दील किया गया, क्योंकि इनके लिए वो चांद रात बन चुकी थी। उन्हें पता था कि अब आप हमें करोड़ों अरबों रुपए कमाना है आम अवाम के ऊपर। और सबसे बड़ी बात, मतलब आप ये देखिए कि उनकी सोच का अंदाजा लगा ले कि जुर्माना करता आमतौर पर डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर, कराची में उन्होंने पावर डिवॉल्व करके एसएचओ को पावर दे दिया, यानी कि एक 16 ग्रेड का एसएचओ जो है अब वो दुकानदारों के ऊपर, आम अवाम के ऊपर पाबंदी लगाएगा और उसको जुर्माना करेगा, उसे गिरफ्तार करेगा। मतलब ये उनकी सोच। ठीक है, ठीक है अमीनुल हक साहब, मामला ये है, यूटिलिटी बिल्स की आपने बात की, आपने ताजिरों की बात की, आपने टैक्सेस की बात की, हमने बाकी जगहों पर भी देखा है जहाँ आपका इत्तेहाद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, वहाँ पर भी जब ये सूरत हाल हुई थी तो ये सब कुछ मुआफ़ नहीं किया गया था। खैर, अगर किया जाता, ताजिर बिरादरी भी जिस तरह से कहती है वो बहुत बेहतर होता, लेकिन मामला ये है कि आप भी जानते हैं, ये सब लोग जानते हैं, सब सियासी रहनुमा, सियासी पार्टीज जानती हैं कि लोग पहले ही बहुत कन्फ्यूजन का शिकार हैं, SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा। क्या कोई बेहतर तरीका नहीं हो सकता था? क्या मीडिया पर आके ये बात करना, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ज़्यादा बेहतर है? या फिर हम देखते हैं जब सियासी इत्तेहाद बनने होते हैं, सियासी इत्तेहाद टूटने होते हैं, तब तमाम पार्टीज़ वफूद की शक्ल में जाती हैं, एक दूसरे से बात करती हैं। MQM चली जाती वफ्द की शक्ल में, मामला था कराची का, जाके बात करती हैं उनसे, अगर ना सुन रहे होते वो, फिर कोई इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाती है। अब इस तरह तो मजीद कन्फ्यूजन बढ़ेगी। देखें, सब कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए था ये, अब हम तो नहीं मानेंगे ये बात, हुकूमती रिट चैलेंज होगी। देखिए, MQM पाकिस्तान अपने तमाम ट्विटर पैगाम में, अखबारी बयानात में और अपने प्रोग्राम करने में हमेशा अवाम से क्या अपील करती रही कि SOPs का खास ख्याल रखा जाए। और MQM ने जो हैदराबाद में जो बड़ी रैली निकालनी थी, हमने उसे मनसूख कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें अपने अवाम के साथ चलना होता है। और MQM की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि अपने अवाम, अपने सपोर्टर, अपने वोटर के साथ खड़ी रहती है और उसी के मुताबिक फैसला करते हैं। हमें पता है कि यस, ये बहुत ही नाजुक सूरत हाल है और इसमें हम सबों को एकजुट होकर आगे बढ़ना है। हम तो बिल्कुल सिंध हुकूमत को इस बात को, जिसे कहते हैं कि कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। होना क्या चाहिए था, हम कहते हैं कि यस, आपको सबसे पहले नंबर 1 वैक्सीनेशन सेंटर को तादाद बढ़ानी चाहिए। नंबर 2, आपको जो वेंटिलेटर्स हैं उसकी तादाद बढ़ाएं, आपको ऑक्सीजन बेड की तादाद को बढ़ानी चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि आपने अरबों रुपए फंड में मौजूद होने के बावजूद इन चीजों पे आपने कोई काम नहीं किया। और आपका चैनल, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल में शुमार होता है, मुसलसल एक्सपो सेंटर की तस्वीर दिखाता रहा कि हजारों की तादाद में, आई रिपीट, हजारों की तादाद में लोग, एक आदमी 10-10 घंटे इंतजार करता रहा वैक्सीनेशन को। आप ये देखें, वैक्सीनेशन कौन दे रहा है? फेडरल गवर्नमेंट दे रही है। एक्सपो सेंटर किसका? फेडरल गवर्नमेंट का। सिर्फ सिंध हुकूमत को मैनेज करना था, आई रिपीट कि उनको सिर्फ मैनेज करना था, लेकिन नाहल, बेहिस और नालायक हुकूमत होने के नाते वो मैनेज तक नहीं कर पा रहे हैं और लोग घंटों घंटों दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। और उसी जगह पे आप देखें कि SOPs की धज्जियां बिखेरी जा रही हैं। तो मैं समझता हूं कि सिंध हुकूमत को, यस, MQM पाकिस्तान वफाकी हुकूमत के साथ खड़ी है और जो ताजिर बिरादरी है, जो मुंतखब उनके नुमाइंदे हैं, जो मुंतखब उनकी बॉडी है, वो इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि एनफ इज एनफ। यस, हम वफाकी हुकूमत के, जिसे कहते हैं कि उनके साथ कोऑर्डिनेशन में मौजूद हैं और जब ताजिर बिरादरी फैसला करेगी कि अगर उन्हें अपने, जिसे कहते हैं, दुकानों को खोलना है, कारोबार को खोलना है, तो MQM उनके सेंटिमेंट और उनके सोच के साथ आगे बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन क्या ये आसान नहीं होगा अमीनुल हक साहब? ये हम पूछना चाह रहे हैं कि अगर ताजिर कह देते हैं कि जी कि हाँ, वो हाँ कर देते हैं, जिस तरह से खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा था, उसके बाद क्या किया जाएगा? हुकूमत तो अपनी रेट कायम करने की कोशिश करेगी, सूरत हाल मजीद कशीदा होगी। उससे बेहतर नहीं है कि एक वफ्द भेज दें, आप लोग जाके वज़ीर आला सिंध से मिलें और कराची के लिए बात करें कि आप लोग ये ना करें? शायद कुछ गुंजाइश निकल आए, शायद जो आप कह रहे हैं उसमें से 10 शराइत में से 3 ही मान ली जाएं। हमजा, यू आर राइट, बिल्कुल। डायलॉग एंड डिस्कशन, डायलॉग एंड डिस्कशन एंड डायलॉग एंड डिस्कशन, ये सियासत का पहला असूल है और MQM पाकिस्तान इस पे चलती है। और हमने क्या किया? हमने अपना आईनी, कानूनी और जमहूरी हक को इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, उसके बाद हमने कल असेंबली में, आप देखिए कि कौमी असेंबली में हमारे तमाम अराकीन असेंबली ने इस पर एहतजाज किया। और बिल्कुल
हमें जब जब मुलाकात करनी होगी हम उनके पास जाएंगे, उनको समझाएंगे कि आप जैसे कहते हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन के ऊपर जाएं, आप हॉट स्पॉट को क्लोज करने के ऊपर जाएं। कंप्लीट लॉकडाउन मसले का हल नहीं है। और हमारे एहतजाज करने पे कम से कम अब कराची में डबल सवारी पे पाबंदी उठाया गया। हमारे कहने पे कम से कम अब चिंची रिक्शा, मतलब कहते हुए भी अफसोस आता है कि 21वीं सदी में रह के कराची में चिंची रिक्शा चलता है, तो और चिंची रिक्शे पे भी अब पाबंदी उठाई गई है। तो कम से कम लोग अपने घरों से जाकर वैक्सीनेशन सेंटर तो पहुंच सकते हैं ना। यस, हम बातचीत बिल्कुल करेंगे, लेकिन हर सूरत में अगर एक तरफा फैसला करके कराची के अवाम को माशी तौर पर कत्ल करने की कोशिश की गई, हैदराबाद के माशी तौर पर जिसे कहते हैं खत्म करने की कोशिश की गई, तो हम एहतजाज का हक महफूज रखते हैं। सही। ठीक है अमीनुल हक साहब, आपकी बात ये दुरुस्त है। साथ हम एक और मामला उठा लेते हैं कि जो सर शनाख्ती कार्ड के मसाइल आ रहे हैं, लोगों के पास शनाख्ती कार्ड मौजूद नहीं है। फिर अब सिंध गवर्नमेंट की जानिब से कहा गया है कि जी बेफार्म अगर होगा, असनाद होंगी, तो उस हवाले से भी हम वैक्सीन करने के लिए, वैक्सीन लगाने के लिए तैयार होंगे। क्योंकि पहला हमारा तो टारगेट ये है पाकिस्तान में जो भी लोग बसते हैं वो सब वैक्सीनेट होंगे, उन सबको मिलाकर हर्ड इम्यूनिटी हासिल होगी, तभी हम इस वबा से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। आपकी वजारत के हवाले से मैं पूछना यहाँ पर चाह रहा हूँ कि वजारत IT क्या इसमें कोशिशें कर रही है, कोई नई राहें भी निकाली जा रही हैं, कुछ कोशिश की जा रही है कि तमाम गवर्नमेंट्स के साथ मिलके, NCOC के साथ मिलके कोई नया एक मैकेनिज्म बना लिया जाए, कुछ ज़्यादा आसानी कर दी जाए? देखिए, इन प्रिंसिपल MKM पाकिस्तान बार बार ये मुतालबा करती चली आई है कि जो एलियंस कराची शहर में रहते हैं और उनकी तादाद कम नहीं है, 40 से 50 लाख के लगभग आबादी है जो कराची और हैदराबाद में एलियंस रह रही है, हम उन्हें छोड़ नहीं सकते हैं। MKM बार बार मुतालबा करती चली आ रही है, वफाकी हुकूमत ने भी कहा, लेकिन सिंध की तासुब परस्त जो हुकूमत है वो किसी तौर पर उनको रजिस्टर्ड करने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ ये प्रेशर बनने पर कल उनके वजीर इत्तलात साहब ने TV चैनल पर आकर कहा, और ट्रस्ट मी अमलन ऐसा कोई काम नजर नहीं आएगा। अच्छा। मैं जिस हल्के से ताल्लुक रखता हूँ, औरंगी टाउन पाकिस्तान की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है, जहाँ पे बंगाली भी रहते हैं, बर्मी भी रहते हैं, अफगानी भी रहते हैं। हमारी क्या ख्वाहिश है कि यस, उनके जब बच्चे स्कूल में तालीम हासिल कर लेते हैं, जब मैट्रिक में आप देखिए A ग्रेड आता है, उससे आगे तालीम हासिल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं रहता। हम मुसलसल हर फोरम पे कोशिश करते हैं कि आप एलियंस के नाम से उनके शनाख्ती कार्ड लाजमी तौर पे बनाए ताकि वो पाकिस्तान के डाटा के अंदर आ जाए और फिर उनको उनके बच्चों को फैसिलिटीज़ भी मिलना चाहिए। यस, जहाँ तक आपने मिनिस्ट्री की बात की है, हम बिल्कुल NCOC के साथ हैं। आपको ये सुनकर खुशी होगी कि ये जितने भी ऐप से NCOC ने बनाए हैं, इन तमाम के पीछे मिनिस्ट्री ऑफ IT मौजूद है। हमने वो तमाम चीज़ें, जिसे कहते हैं पिछले साल मार्च से मिनिस्ट्री ऑफ IT और NCOC का आपस में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। और ये तमाम ऐप्स, वेंटिलेटर कहाँ पे खाली है, कौन से हॉस्पिटल में बेड की जगह बाकी है, कहाँ पर हॉट स्पॉट को क्लोज करना, ये तमाम ऐप्स जिसे कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ IT के तैयार करदा। हाँ, हम जिसे कहते हैं नादरा के साथ भी बैठेंगे, उनके साथ भी देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे बेहतर तरीके से एलियंस के रजिस्ट्रेशन हो सकता है। हम बिल्कुल उनके साथ कोऑपरेट करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे। ठीक है अमीनुल हक साहब, जिस तरह से SOPs की बात की जाती है और कहा जाता है कि जी पाबंदियां लगाई जाएं, लेकिन आप देखते हैं कि कोरोना की सख्त पाबंदियों के बाद शहरियों को कितना नुकसान हो रहा है। जैसे आप लोगों की जानिब से क्या कोई आप लोगों को शिकायत भी मौसूल हुई है आवाम की जानिब से? बेशक मैं समझता हूं कि देखिए MKM एज ए पॉलिटिकल पार्टी तौर पर ये अवाम को बावर कराना चाहती है कि आप खुदारा SOPs का ख्याल रखें, मास्क पहने, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। हमने खुद पे अमल करते हुए तमाम प्रोग्राम, जिसे कहते हैं सियासी प्रोग्राम, को कैंसिल कर दिए। पहले आपको याद होगा कि पिछले आज से 4-5 दिन पहले खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने अगस्त को माँ आज़ादी के तौर पर मनाने का ऐलान किया, लेकिन हम कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं कर रहे। हम तमाम गलियों मोहल्ले में पाकिस्तानी झंडे लहराए जा रहे, लेकिन हम ये 10 या 12 आदमी के साथ SOPs पर अमल करते हुए कर रहे हैं। और इस जश्न आज़ादी में भी हमने 13 अगस्त को, 14 अगस्त को, अब चूंकि मुहर्रम होगा तो उसके बाद भी प्रोग्राम रखा हुआ है। हमने SOPs की सख्ती से ताकीद की है, क्योंकि हम पॉलिटिकली तौर पर प्रीच करेंगे और ताकीद करनी भी चाहिए। अमीनुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, उनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आबाद के चेयरमैन फयाज अलियास साहब ने कहा है कि अगर तामीराती शोबे के लिए रिलीफ पैकेज में मजीद 6 माह की तौसीक कर दी जाती है हुकूमत की जानिब से, तो तामीराती शोबे में सरमायाकारी 1000 अरब रुपए से बढ़कर 2000 अरब रुपए से भी ज़्यादा हो सकती है। अच्छा, उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि तामीराती सनत के लिए ऐलान करदा मिनिस्टर स्कीम में मजीद 6 माह की तौसीक की जाए। चेयरमैन आबाद का कहना है कि अब भी सैकड़ों प्रोजेक्ट स्कीम के तहत रजिस्टर होने से रह गए हैं। और अगर हम एक अंदाजे के मुताबिक बात कर रहे हो, 500 से ज़ायद तामीराती मंसूबे रजिस्टर होने से रह गए हैं, जिनकी मालियत 1000 अरब रुपए से भी ज़्यादा बनती है। फयाज अलियास साहब ने कहा है कि कोरोना की चौथी लहर
और मतलब कि NCOC जो है उनकी मंजूरी में उन्होंने जो हवाले से जो SOPs हैं और फिर NOC के हवाले से कुछ बात किया, उनकी रुकावटें हैं, उस बायस बिलखसूस सिंध में बिल्डर्स और डेवलपर्स हकीकी मानों में स्कीम से मुस्तफ़ीद होने से कासर रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि तामीरात और रियल स्टेट में सरमाकारी करने वालों से ज़राए आमदन ज़ाहिर ना करने की छूट में 31 दिसंबर 2021 तक जो है उन्होंने कहा कि ये काम किया जाए मुकम्मल। अच्छा, और ये सारी बातें हैं, क्या तजावीज़ हैं, क्या फ़र्क पड़ सकता है? चेयरमैन आबाद फ़याज़ इलियास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फ़याज़ साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये बताइएगा कि कंस्ट्रक्शन पैकेज की बजाय इसमें तोसी मांगी जा रही है, सनत को क्या फ़वाइद मिलेंगे और क्या कुछ अभी रह गया है? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। देखें, जिस तरह से पिछले साल जिस साल जुलाई में ड्यूरिंग द कोविड हम गुजर रहे थे, स्पेशल पैकेज को कंस्ट्रक्शन दिया गया और जिससे जो आपने देखा कि पिछले साल से लेके और इसको फिर दोबारा दिसंबर 31 के बाद मजीद इसको एक्सटेंड किया गया जून 30 तक। तो इस दौरान आपने ये देखा कि पूरे पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन की बेतहाशा एक्टिविटीज़ हुई, पूरे पाकिस्तान में जो है कंस्ट्रक्शन का एक बूम रहा है। और इस दौरान जो है इसमें आप अगर देखें कि कंस्ट्रक्शन से मुंसलिक जितनी इंडस्ट्री है वो उसमें भी बड़ा जो है ना तेज़ी से जो है ना काम होता रहा और आपकी जो प्रोडक्शन जो है उसमें भी इजाफा हुआ है इसमें ये। और अगर उस पर आप देखेंगे तो ओवरऑल इसका इम्पैक्ट आपको पूरे पाकिस्तान में नजर आएगा कि जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ भी और जो आपका जो लोगों को जॉब्स क्रिएट हुई, तो उस लिहाज से हमने देखा कि जो कोविड वेव जो जैसे थर्ड एंड नाउ वी आर इन फोर्थ वेव ऑफ कोविड, और इस दौरान जो बहुत सारे ऐसे अप्रूवल्स थे जो खास तौर पे हमने कहा कि पंजाब के अलावा सिंध में जो अप्रूवल्स जो है ना वो काफी हद तक हो नहीं सकी हैं, जिसमें तकरीबन 500 के करीब ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इन पाइपलाइन हैं। और अगर ये तमाम प्रोजेक्ट्स में भी अगर एक्सटेंशन दी जाती है इन प्रोजेक्ट्स के लिए और ये अगर अप्रूवल्स जल्द से जल्द हो जाती हैं, एक्सटेंशन टाइम दिसंबर 31 तक का, इसमें 6 महीने की एक्सटेंशन के लिए हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब से मुतालबा हुआ था। ठीक है, अच्छा फयाज़ साहब इस बारे में बता दीजिएगा कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर की मिनिस्टर स्कीम के तहत कितनी सरमाकारी हो चुकी है और क्या तौसी से इससे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में सरमाकारी दुगनी हो जाएगी? या डेफिनेटली, बिल्कुल। देखें, इस वक्त जो ऑन प्रोसेस जो ऑनगोइंग जो प्रोजेक्ट जो रजिस्टर्ड हुए हैं उसमें तकरीबन मोर देन 1 ट्रिलियन रुपीस की जो है इसमें सरमाकारी और मल्टीप्लायर इम्पैक्ट के तहत जो है ये इकोनॉमिकल सर्कुलेशन होनी है। तो अब देखें तकरीबन ये जो 500 प्रोजेक्ट्स हैं वो कमर्शियल मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इन पाइपलाइन है, खास तौर पे सिंध के अंदर, और पंजाब में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट इसमें भी इन पेंडिंग है जो जिनमें अप्रूवल्स मिल जाती है। तो इसका जो इम्पैक्ट मोर देन 2 ट्रिलियन रुपीस का इसका हो जाएगा, जो 1 ट्रिलियन के ऊपर अभी हम जो उसको काउंट कर रहे हैं। तो हमारी आपके तवज्जो से दोबारा प्राइम मिनिस्टर साहब को भी हमने जो है रिक्वेस्ट की थी कि कि हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि इस वक्त IMF का और FATF के बड़े प्रेशर्स हैं, बट हमें इस चीज़ के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने यकीन दहानी कराई कि अगर जो स्पेसिफिक ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि जो इन पाइपलाइन हैं अप्रूवल्स के लिए, तो उस पर हम कंसिडर जरूर कर सकते हैं और उस पर जो है बात की जा सकती है। आप क्या समझ रहे हैं, इसमें रुकावटें हैं क्या? अगर इसमें तोसी कर दी जाती है, कुछ रुकावटें हैं या फिर नहीं? एक प्रोसीजर है, उसमें वक्त लगेगा, हुकूमत को भी फैसला करना इतना आसान नहीं होगा। देखिए, रुकावटें इस वक्त जो है आपकी इंटरनेशनल जो IMF की जो पॉलिसी है उसके तहत रुकावट एक है कि हमने जो ये एग्जाम्पशंस मांगी है, जो स्पेशल पैकेज दिया गया था हमें, एक तो फिक्स टैक्स रिजीम है जिसमें 31 दिसंबर तक ऑलरेडी एक्सटेंडेड है। अब ये सेक्शन 111 जो FBR का है जिसमें हमने छूट मांगी है जून 30 के बाद एक्सपायर, इसकी वैलिडिटी एक्सपायर होने के बाद, जिसमें वो असासा जाती एसेट्स हैं जो अनडिक्लेयर्ड हैं, जिसमें हमने कहा कि जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी दी थी कि जो अप्रूवल के लिए जो प्रोसेस में जो प्लान्स में जो आते हैं एसेट, जो लोग प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं एज ए बिल्डर्स डेवलपर्स, तो उन्हीं के लिए ये जो है ना खास तौर पे स्कीम है। तो अब उसमें जो डिलेज इन अप्रूवल्स जो होते रहे, जिसकी वजह से ये बाकायदा इनकी रजिस्ट्रेशन हो नहीं सकी है, जिसके लिए फर्दर हमने एक्सटेंशन मांगी है इसमें। तो साहब बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात थे और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एक्सटेंशन मांगी गई है, तोसी मांगी गई है, और अगर ये हो जाता है तो डबल फायदा हो सकता है। आप देखते हैं कि गवर्नमेंट इस हवाले से क्या फैसला करती है। हम यहाँ पर लेंगे ब्रेक के बाद वापस। स्टे विद अस।